नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार से मिशन ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक और भावपूर्ण मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सर्वस्व देने वाले सभी लोगों का अभिवंदन करने के लिए भारत विकास परिषद शाखा भरतपुर द्वारा इस पूरे मिशन के जीवंत घटनाक्रम को ऑपरेशन सिंदूर विजय उत्सव के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल कुंवर वीरेंद्र सिंह ठेनुआ और कर्नल रविंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों द्वारा भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित के पश्चात श्रीमती मीरा गर्ग और श्रीमती अंजना बंसल के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। पूर्व अध्यक्ष सीए विनय गर्ग के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के बाद कर्नल ठेनुआ ने भारतीय सेना में अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह भी बताया कि सरकार द्वारा कैसे और किन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तत्पश्चात विनय गर्ग, अध्यक्ष मुनीश अग्रवाल एवं डॉक्टर लाला शंकर गयावाल द्वारा पुरातन अखंड भारत को लेकर आज तक हुए सभी बदलाव जैसे कश्मीर का इतिहास, भारत पाकिस्तान बंटवारा, 1947 से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान के बीच हुए सभी युद्ध, सभी आतंकवादी घटनाएं और अभी हाल में पहलगांव आतंकवादी घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि कर्नल रविंद्र अग्रवाल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनमानस में सीज फायर पर होने वाली भ्रांति को दूर किया। आसाम डांस ग्रुप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया गया, जिसमें पूरे घटनाक्रम को देखकर सभी सदस्यों का मन हृदय वेदना से भर गया। सभी लोगों ने खड़े होकर तिरंगा ध्वज फहराते हुए वीरगति प्राप्त हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ भारतीय सेना का भी अभिवादन किया। परिषद के संरक्षक कृष्ण कुमार अग्रवाल ने इस पूरे विजय उत्सव को करने वाली टीम का उत्साहवर्धन किया। अंत में अध्यक्ष मुनीश अग्रवाल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और दोस्तों आइए दिखाते हैं इस कार्यक्रम की आपके लिए बहुत सुंदर झलकियाँ। विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव के अवसर पर हमारे मध्य हमारे दो अतिथि, हमारे भारतीय सेना से रिटायर्ड दो पूर्व कर्नल हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके अनुभव हमें साझा करने का आज अवसर मिलेगा। साथ ही उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा कि जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हमें क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए। ऐसे दोनों हमारे वीर सपूतों को स्वागत करने के लिए मैं हमारे कर्नल साहब वीरेंद्र सिंह जी ठेनुआ को आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया वो आगे आए, हम उनका स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष विष्णु जैन साहब को। कृपया वो आए और कर्नल ठेनुआ जी का पटका और बैज लगाकर स्वागत करें। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीए नरेश गोयल को। कृपया वो आए और ठेनुआ जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे कर्नल साहब के स्वागत के लिए तालियां तो एक बार जोर से कर दीजिए। आज जो हम सुरक्षित हैं, इन्हीं फौजियों की वजह से आज हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। हमारा भारत का बॉर्डर हम सब जानते हैं कितने देशों से घिरा हुआ है और हम कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। फौज में जाना बनियों का या ब्राह्मणों का काम नहीं होता, लेकिन ये मिसाल है इस बात की कि वैश्य समुदाय से होने के बावजूद आप कर्नल की रैंक से रिटायर हुए। एक बार जोरदार तालियों के साथ कर्नल साहब का स्वागत।
सामने बिल्कुल स्थिति हमारी और पाकिस्तान की रही। उस दौर में भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक प्रयास किया कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध या हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो दुर्योधन और कौरवों का शायद विवेक हर लिया इसी ने, और इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की बात तक ना मानी और उन्होंने अपने आप को, कौरवों ने भगवान की सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण को, पांडवों को दे दिया। इसी मौके पर अगर मैं याद करूं रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता इस विषय पर लिखी थी, महाभारत पर, उसकी चंद लाइनें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उसमें बड़ा साक्षात चित्रण किया उन्होंने महाभारत का, और शायद आज की परिस्थिति में भारत पाकिस्तान का अगर अपन परिदृश्य देखें तो उस परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठती नजर आएगी आपको। ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन मैं भारत माता की। आज पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और सेना के द्वारा किए गए इन समस्त कार्यकलापों की भूरी को फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन, रशिया के सामने इंडिया का, दुनिया का एक सुपर पावर था। अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में बरसों रहा, 45 साल कोल्ड वॉर चला है। इतना बड़ा पावर जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु बम है, एटॉमिक बम है, हाइड्रोजन बम है, जो भी है, न्यूक्लियर फिशन तरह के बम है, उसके पास सबसे बड़ी आर्मर है। और यूक्रेन छोटा सा कंट्री जिसके पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लड़ाई जिसको रूस ने सोचा था कि वो सिर्फ 3 दिन में यूक्रेन को खत्म करेगा, कीव को कब्जा करेगा, लेकिन आज 3 साल हो गए। आई होप मैंने आपको इसका आंसर दिया है। सीज फायर, या मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर में एक छोटा सा मुकदमा हो जाता है, मुकदमे में घर की घर बर्बाद हो जाते हैं। ये तो देश है। युद्ध कोई सस्ता नहीं होता है। युद्ध देश से उसकी इकोनॉमी मांगता है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती है। क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी वीरता के नाम पर अपनी देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दें? हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। अगर गलती से उसने एक बम भी हमारे किसी इंडस्ट्रियल टाउन पर डाल दिया, कहीं डाल दिया, क्या होगा? हो सकता है उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दें। हमारे पास जितने एटॉमिक बम है, लेकिन हमारा तो गया ना। इसलिए आपने देखा होगा, विनय भाई ने बात करी महाभारत की। हम महाभारत को पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं। देशभक्ति को लेकर कितना है, क्या है इजराइल के मुकाबले, जापान के मुकाबले। उस इजराइल जैसे देश को, गाजा जैसी छोटी पट्टी के ऊपर हमास को मिटाने में आज कितने साल हो गए? कितना अपना डिस्ट्रक्शन कर दिया, जिसके पास दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिसके बल पर इजराइल आप युद्ध, मतलब मिलिट्री वॉरफेयर की सबसे टेक्नोलॉजी, वजह कम्युनिकेशन, वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वजह रडार, वजह ट्रांसमिशन, एनीथिंग। उसके बावजूद उसको आज तक वो गाजा पर कब्जा नहीं कर पाया, अपने सब लोगों को रिलीज नहीं कर पाया। ऐसे देशभक्त लोगों के बीच में कोई छोटे से गाजा को नहीं कर पाया। क्या लगते हो आपको कि हमारे भारत में बैठे हुए 35 करोड़ या 20 करोड़ जो भी ये विधर्मी बैठे हुए हैं, हमारे भारत को चैन से ले देते हैं? आपको पता है हमारे भारत में गृह युद्ध की संभावना बहुत पूरी है। और ये उसने भी कहा है, पाकिस्तान के संसद में कहा गया है, पाकिस्तान के चीफ कह चुके हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमें भारत को सीमा पर नहीं हराना। हमारे लोग भारत को सीमा के अंदर हरा देंगे, तो हमें युद्ध को उसी ढंग से करना था। शायद मैं भूल जाऊं तो अभी बता देता हूं, कोई कुछ तैयार नहीं करके लेके आया। एक नैरेटिव बनता है। नैरेटिव को मतलब जानते हैं, विमर्श। हिंदी में विमर्श कहते हैं, इंग्लिश में नैरेटिव कहते हैं। और हमारे भारत तो नैरेटिव का बहुत बड़ा आजादी के समय से ही गुलाम रहा है कि हमारे दिमाग में किस तरह से अलग अलग तरह के विचार विमर्श भर दिए गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपनी मूलभूत चीजों को भूल के। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे देश की आजादी के बाद 5 में से 4 प्रधानमंत्री, 6 में से 5 प्रधानमंत्री मुस्लिम रहे, जिन्होंने हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय इतिहास को बिल्कुल तोड़ दिया, मरोड़ दिया, खत्म कर दिया। आज हमारे बच्चों को, हमारे हिंदुओं की बच्चों को नहीं पता हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान थी, क्या थी। उन्हें अपने वीरों के बारे में नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि भारत जब इतना महान था, महाराणा प्रताप थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त थे, अशोक थे, तो फिर भारत बार बार गुलाम क्यों होता रहा?
क्या बात रही, ये सब उसका नतीजा, ये विमर्श है। इस युद्ध के अंदर सिर्फ सिंदूर में पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा हमसे ऊपर रहा इनिशियल फेज में, कि उसने अपने फेक नैरेटिव के द्वारा, अपने फेक मैसेज के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा, जिसके सपोर्ट करने में हमारे भारत के बहुत सारे हिंदू सेलिब्रिटी, हिंदू लीडर्स, हिंदू लोग पाकिस्तान की जो रोटियां खाते हैं, वो उन्होंने साथ दिया। जो हमारे देश के जयचंद बैठे हैं देश में, उन्होंने एक ट्वीट को 50 बार ट्वीट करके ये नैरेटिव फैला मदद करी कि पाकिस्तान ने ऑफ सिंदूर में इनिशियल स्टेज में हमारा बहुत नुकसान कर दिया, ये सब कर दिया। और जो भाई साहब ये बात कर रहे हैं वही बात है, ये नैरेटिव है कि हमने ये किया वो किया। कोई भी देश ऐसा नहीं करता और ना करेगा, कॉमन सेंस की बात है। सब रिश्ते खत्म होने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई में लड़ने के लिए कौन रहने वाला है हमारे? और ये सब क्यों हो रहा है? अब पहलगाम की बात में वापस लेके आता हूं। इसमें हमारी मातृशक्ति हमारे बच्चों को, एक बच्चा होने से उसको इतना कमजोर बना देती है कि जब पहलगाम के अंदर टेररिस्ट उसके बंदूक उतार, उसके सीने पे तान के कहता है पैंट उतार, हमारी हिम्मत नहीं होती कि उसकी बैरल को एक तरफ करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉडी में मेरे साथ आज जब मैं रह के आया हूं, मेरे साथ एक लड़का था, उसके पेट में 6 गोलियां लगी थी कुछ समय पहले मेंढर में। 6 महीने हॉस्पिटल में रहा, जिंदा रहा, 6 गोलियां पेट में। उसकी क्यों उसकी हिम्मत नहीं होती हमारे लोगों की? जो हमारा आतंकवादी 1 फीट से हमें गोली मार रहा है, क्यों नहीं उसे बैनर पर टक्के लगते? पता है कि मैं मरूंगा, क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया है। क्यों डरा दिया गया? इकलौते बच्चे हैं, हमारे हाथ में चाकू आ गया, क्यों? मैंने मणिपुर में देखा, छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से उम्र 1.5 साल की नहीं है, इतनी बड़ी ढाल लेके उससे खेल रही है। माँ को चिंता नहीं है, घटेगा कोई बात नहीं, उसका हिम्मत आती है। हमें आपसे मेरी प्रार्थना है, माँ शक्ति से, विश्व शक्ति से प्रार्थना है, हमें बच्चों को मजबूत बनाए कि अगली बार मौका पड़े तो उसकी बैरल को दूर से हटा दे। गोली फिर भी लगेगी, मरेगा फिर भी, लेकिन गोली अगर सिर में नहीं लगेगी, अगर दिल में नहीं लगेगी तो बचने की चांसेस है। ये हमें करना होगा और ये आप सबसे मेरा अनुरोध है। और अगली बार नहीं होगा, समय कम है, बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन मां शक्ति से मैं बार बार कहूंगा कि कुटुंब प्रबोधन अपने घर में ये बात करें, अपनी यंग जनरेशन को बताएं, बच्चों को कमाने के लिए 35 साल होने तक शादी के लिए ना छोड़ें। क्योंकि एक मुस्लिम जो हमारे अनुपात में बढ़ रहा है, जो हमारे बहुत बड़ा खतरा है, चुनौती है देश के सामने, ये आतंकवादियों से बड़ी चुनौती वो हमारे सामने खड़ी है कि वो 15-16 साल में एक जनरेशन को बच्चे पैदा करती है, और 15-16 साल की जो दूसरी होती है, 18 साल की होती है, तो वो दूसरे जनरेशन को पैदा कर देती है। और हमारे बच्चे 35 साल तक पहली संतान पैदा नहीं करते। हमारी एक जनरेशन, उनकी 2 जनरेशन, ये आमतौर पर है, और हम सिर्फ एक करते हैं और वो उनका हर बच्चा 7 से 8 कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, बेटा कमाई हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, लिखाई हो जाएगी, पहले शादी करो और 25 साल से पहले अपना पुत्र या पुत्री को करो, और 2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने भी गलती करी, मैं मानूंगा मैंने भी गलती करी है। सिंगल चाइल्ड, एक बच्चा परिवार का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकली वीक होता है। मैंने पिछले कुछ सालों में यूरोप में रहने वाले भारतीय बच्चों की, जो यूरोप के टॉप इंस्टीट्यूट में रह रहे थे, पढ़ रहे थे और इंडिया का ब्रेन थे, उनके सुसाइड केसों को स्टडी किया है, सुसाइड केसों को मॉनिटर किया है, और उसमें सब बच्चे अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। क्योंकि घर में वो इतने नाजुक नखरों से पलते हैं कि जब समाज का जिंदगी की ठोकर लगती है तो 1 मिनट में टूट के आत्महत्या करते हैं। तो मेरी मां शक्ति सभी से अनुरोध है कि दोबारा ऐसा ना हो, सिंदूर की नौबत ना आए तो सेना में लड़ने के लिए हमारे लोग तैयार हो। अपने घरों से भी जमभात निकालिए, सोफिया कुरैशी निकालिए, अपने दौलता सिंह निकालिए, हर एक घर से निकालिए, ये नहीं वो पड़ोसी के घर से हो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और समय कमी है, आपको मुझे बुलाया, सम्मान दिया। समय की मेरी थोड़ी मर्यादा है, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, उन्हें